नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। हम चिप्स खाते हैं, प्लास्टिक का एक पैकेज निकलता है। बिस्किट खाते हैं, एक प्लास्टिक का रैपर खुलता है। साबुन का इस्तेमाल करते हैं, एक और प्लास्टिक रैपर निकलता है। हमारे रोजमर्रा में इतना प्लास्टिक दाखिल हो गया है कि ये एक बड़े संकट में बदल गया है। ये कहने की जरूरत नहीं रह गई है कि प्लास्टिक भारत की मिट्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके खिलाफ मुहिम भी चली, कानून भी बना। सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2021 बनाए। बताया गया कि उसने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। तो माना गया कि 1 जुलाई से प्लास्टिक की समस्या काफी कुछ हल हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारों की राय में इस पाबंदी का असर बस 2 या 3% प्लास्टिक पर ही पड़ेगा। इसी रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक के खिलाफ आंदोलन चल रहे ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक ने 2021 में भारत का एक ब्रांड सर्वे किया। सर्वे में 1,49,985 प्लास्टिक के टुकड़ों का अध्ययन हुआ। इनमें 70% टुकड़ों पर किसी न किसी कंज्यूमर ब्रांड के मार्क थे। ऑडिट में पाया गया कि ज्यादातर प्लास्टिक प्रदूषण टॉप ब्रांड कंपनियों की वजह से होता है। सच तो यह है कि प्लास्टिक के खिलाफ जंग में बड़ी कंपनियों को कम चोट झेलनी पड़े, इसका ध्यान पहले से रखा जाता रहा है। 2015 में फिक्की की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगर भारतीय एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की प्लास्टिक पैकेजिंग बंद कर दी जाए तो प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री पर इसका असर 90,000 करोड़ तक पड़ सकता है, जो पूरी इंडस्ट्री का 72% है। दरअसल अभी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो कानून बना है वो 2 तरह का व्यवहार करता है। एफएमसीजी कंपनियों के साथ उसका व्यवहार अलग है, नॉन एफएमसीजी कंपनियों के साथ अलग है। इस कानून के तहत एफएमसीजी कंपनियों को एक मामूली सी फीस देकर और 3 साल में बदलाव के वादे के साथ इस प्लास्टिक के इस्तेमाल की छूट है। तो हो ये रहा है कि ये बड़ी कंपनियां छूटी जा रही हैं, जबकि छोटी कंपनियों, छोटे लोगों पर इस पाबंदी की मार पड़ रही है। 30,000 से ज्यादा छोटी औद्योगिक इकाइयां इसकी चपेट में आ रही हैं, जो ये प्रतिबंधित प्लास्टिक बनाती हैं। बेशक कंपनी छोटी हो या बड़ी, उसमें प्लास्टिक के इस्तेमाल की छूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि अगर आप इन कंपनियों का कारोबार बंद करते हैं तो इसका विकल्प क्या देते हैं। क्या सरकार किसी रूप में उनकी मदद कर रही है? उन्हें कोई विकल्प दे रही है? क्या उनके लिए रोजगार का कोई नया उपाय सोचा जा रहा है? अभी तो हालात यह है कि पाबंदी के 12 दिन के भीतर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 14 कंपनियों को बंदी का नोटिस दे दिया है, जबकि पहले 9 दिनों में 1.37 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो ये देखना होगा कि हम एक समस्या के हल के नाम पर दूसरी समस्या तो पैदा नहीं कर रहे। प्लास्टिक को हर हाल में रोकना होगा। इसको लेकर बनने वाले कानून का स्वागत करना है। ये मान लेते हैं कि इस मामले में सरकार की नीयत सही है, लेकिन आप बड़ी कंपनियों को इससे बाहर रखेंगे तो ये पाबंदी बेअसर हो जाएगी और छोटी कंपनियों के सामने कई दूसरे संकट भी पैदा होंगे। प्लास्टिक से लड़ाई दरअसल सिर्फ एक प्रोडक्ट को बैन करने की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी पूरी औद्योगिक संरचना में पैकेजिंग और रखरखाव की पूरी व्यवस्था में बदलाव की लड़ाई है। इस लड़ाई में ये भी देखना होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल भी हो और हमारे छोटे बड़े उद्यमियों को कम से कम नुकसान भी हो। तो इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं स्वाति शेषाद्री, टीम लीड हैं एनर्जी सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, प्रवीण खंडेवाल महासचिव हैं कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं, और साथ ही विमलेंदु झा हैं पर्यावरण कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं स्वाति आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप लोगों का लेख पढ़ के ही आज ये कार्यक्रम करने की सोची है, विचार आया है। तो जो आपका इसमें मुख्य आशय था, जो एक समझ में ये आ रहा था कि ये बैन लगा है, बहुत जरूरी है, लेकिन ये आधे अधूरे मन से किया गया है। जरा बताइए क्यों इसे हम आधे अधूरे मन से माने और क्या कर सकते थे? जी, पहले तो हमें समझना चाहिए कि प्लास्टिक वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पोल्यूशन के नज़रिए से, हमारे स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि हमारे शरीर में प्लास्टिक पाए जाते हैं, खून में और हवा में, खेतों में, फलों में, सब्जियों में। तो ये ज़रूरी है कि ये बंद की जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना ज़रूरी है, लेकिन
जो सिंगल यूज प्लास्टिक को चयन किया गया है सरकार ने इस प्लास्टिक बैन के तहत, वो केवल 2 या 3% या प्रतिशत मात्रा में ही कमी आएगी प्लास्टिक की। और ये आंकड़ा जो है वो इंडस्ट्री के आंकड़े हैं। एक रिपोर्ट निकला था, कोटक इन्वेस्टमेंट्स एक ग्रुप है, उनके रिपोर्ट में, कि ये केवल 2 या 3% तक ही अफेक्ट होगा। बड़ा मात्रे, बहुत ज्यादा बड़े मात्रे में एफएमसीजीज जो है, वो लेज के चिप्स हैं या फिर पार्ले के पैकेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, सबसे किसी ज्यादा। ब्रांड का नाम ले तो बेहतर होगा। पार्डन? किसी ब्रांड का नाम नहीं, मत लीजिए अभी। जी जी, ये सारे जो हम खरीदते हैं, बिस्किट है, चिप्स है, जो जो हम खरीदते हैं, अलग अलग किस्म के नूडल्स हैं, ये इन सारों से हमें होता है कि सबसे ज्यादा, जैसे आपने भी कहा, हमारे रिपोर्ट में हमने कहा है कि ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक्स का एक रिपोर्ट है जहां पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख जितने प्लास्टिक पीसेस का ऑडिट हुआ, जिसमें 70% प्लास्टिक जो है वो ब्रांडेड है। तो 2 या 3% को खारिज करने से कुछ इसका मसला हल नहीं होगा। मुद्दा ये है कि जो ब्रांडेड लॉबी है, हमें पता है कि वो काफी पावरफुल है। 2015 में ही उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, उनको आशंका था कि ऐसा एक बैन आने वाला है, तो पहले से ही वो अपनी जगह को ठीक करना चाह रहे थे। लेकिन इसके पीछे भी एक मसला है। प्लास्टिक बनता किस चीज से है? पॉलीमर्स से बनते हैं, और ये पॉलीमर्स पेट्रोकेमिकल कंपनीज बनाते हैं। पेट्रोकेमिकल कंपनीज हमारे देश में कुछ जो सीपीसीबी ने उनको, उनके लेटर में उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 18 ऐसे पॉलीमर कंपनीज जो पेट्रोकेमिकल बनाते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक में जाते हैं। लेकिन उसके अलावा भी और ज्यादा कंपनीज हैं। ये बहुत बहुत बड़ी कंपनीज है। अगर हम देखते हैं एलडीपीई जो एक इनपुट है प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने के लिए, उसका सिंगल प्रोड्यूसर जो है रिलायंस है। 42% एचडीपीई में उनका उसी कंपनी रिलायंस का ही हाथ है। और अगर हम पूरे पॉलीमर इंडस्ट्री को देखें, वो एक बहुत नीश इंडस्ट्री है। कम कंपनियां हैं, बड़े कंपनियां हैं। और ये अगर एफएमसीजी प्रोजेक्ट्स के सिंगल यूज प्लास्टिक्स अगर बैन होते हैं, तो फिर वाकई में उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे असर होंगे, और फिर ये बड़े एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनकी भी प्रॉफिट मार्जिन्स अफेक्ट होंगी। ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, जो फिकी रिपोर्ट है 2015 का, उनका बहुत स्पष्ट तरीके से कहना है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इफेक्ट होगा ऑलमोस्ट 72% तक, और उसके पीछे जो पूरा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्टेशन है, पाइपलाइंस है, ये सारा जो एक इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन है, वो सारे बड़े कंपनियां अफेक्ट होंगी। बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है स्वाति, क्योंकि इसके पीछे एक तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, लेकिन जो छोटी कंपनियां इसको बनाने में लगी हैं, उसमें इतना बड़ा एक रोजगार का ये जरिया। प्रवीण जी, मैं आपको लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि आप कारोबारी जगत से समझते हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसमें? क्योंकि एक तरफ प्लास्टिक को हमें बैन करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल नहीं चाहिए, ये बिल्कुल नीति सही है, लेकिन जिससे एक हैंड होल्डिंग कहते हैं ना, कि वो भी होनी चाहिए थी, कि एक धीरे धीरे करके करते, उस लिहाज से क्या किया जा सकता था? आप लोग कैसे देख रहे हैं इस कदम को? देखिए निधि, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको बैन होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन फिर सवाल इसमें यह उठता है कि क्या हमने उसके लिए कुछ किया? हम किस कॉस्ट पर इसको बैन करना चाहते हैं? क्या उस कॉस्ट पर कि जब देश में 80,000 से ज्यादा छोटी इंडस्ट्रियां काम कर रही है, जो लगभग 30 से 40 लाख लोगों को रोजगार देती है, अगर हम उनको बैन कर देंगे तो उनके रोजगार का क्या होगा? पहली बात। 2000, मुझे ध्यान है 2010 में जब शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, तब ये सबसे पहली बार ये आया था। हमने उस वक्त ये कहा कि प्लास्टिक बैन इसलिए संभव हो सकता है जब उसके पर्याप्त विकल्प और इक्विटेबल विकल्प, समान कॉस्ट के विकल्प यदि बनाए जाए तो इसको हटाया जा सकता है। लेकिन मुझे कहते हुए दुख है कि 2010 से लेकर के फिर अभी 2015 का जिक्र आपने किया, 2015 से लेकर के 2022 आ गया। अगर मैं केवल इन 7 सालों की बात करूं तो बैन 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 तो हम करते रहे, लेकिन उस बैन के विकल्प क्या हो सकते हैं, इस पर हमने कोई कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। इसमें एक और जो बड़ी बात, जो आपकी रिपोर्ट ने भी कहा और जैसा अभी स्वाति जी ने भी बताया, कि 70% बड़े ब्रांड की कंपनियां हैं।
क्यों नहीं हम सबसे पहले जहां इसकी प्रोडक्शन होती है या जहां पर पैकेजिंग में ये यूज होता है, हम सबसे पहले उनको क्यों नहीं बंद करते हैं। अब कार्रवाई के लिए इंस्पेक्टर आएंगे बाजारों में, हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं। अब व्यापारी क्या करेगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अनुसार वो पैकिंग में टेम्परिंग नहीं कर सकता है। जिस पैकिंग में हमको माल मिलेगा हमें उस पैकिंग के अंदर ही बेचना पड़ेगा, ये कंज्यूमर एक्ट भी कहता है और एफएसएसएआई का एक्ट भी कहता है। तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक हम बड़े ब्रांड की कंपनियों को विवश नहीं करेंगे, इसके अलावा प्लास्टिक बनता है पॉलीमर रेजिन से, हम क्यों नहीं पॉलीमर रेजिन के इंपोर्ट को बंद करते हैं। हम क्यों नहीं उसके लिए ऐसे चीजों को लाते हैं जिनसे हम बना सके, चाहे वो जूट के थैले हों, चाहे वो 120 माइक्रोन से ज्यादा की वो हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई योजना नहीं है, जो स्टेक होल्डर्स है हम उनसे बात नहीं करते हैं। और खाली अगर हमें चाहेंगे, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, अगर खाली हमें चाहेंगे कि केवल एक कानून के जोर पर इसको बंद कर देंगे तो मुझे लगता है संभव नहीं है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी और आपसे पूछूंगी क्या आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन विमलेंदु हमारे साथ हैं। विमलेंदु, आप मना कर रहे थे, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, विकल्प एक बहुत बड़ी बात है, क्यों इसमें जो हमारा छोटे जो एफएमसीजी बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं हैं, बड़ी कंपनियां नहीं हैं, बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, लेकिन जिनपे सबसे ज्यादा बड़ी मार पड़ी है पहले, उनके लिए क्या कोई विकल्प हो सकता था? आप किस तरह से देख रहे हैं समस्या को? देखिए, विकल्प की क्या तलाश हम 20 सालों से कर रहे हैं। वो सरकार की नाकामी है, वो सिविल सोसाइटी की नाकामी है, वो हमारे सारे के सारे लॉबीज की नाकामी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर अगर पॉलिटिकल विल होती, इस अर्जेंसी को हम समझ पाते कि एक जीवन काल में हर एक भारतीय 20 किलो प्लास्टिक खाता है। आप अगर इस सीरियसनेस को समझें कि हम कहते हैं कि इससे रोजगार का अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर घर में, हर पड़ोस में कैंसर से लोग मर रहे हैं, हर एक बच्चे के पेट में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। तो हमें इस समस्या को उस तरह से सोचना पड़ेगा, हर बात को रोजगार से जोड़ना। एक बात अभी महाशय कह रहे थे, 2010 में अगर इसकी कवायद शुरू हुई थी, 12 साल में हम ऑल्टरनेटिव्स क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स का इंसेंटिव नहीं है। प्लास्टिक सस्ता है, प्लास्टिक हमें लगता है कि चीप है, लेकिन उसका इकोलॉजिकल कॉस्ट और उसका हेल्थ कॉस्ट हम कभी कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप गांव के गांव देखेंगे तो खेत, नदियां, माइक्रोप्लास्टिक जब हम कहते हैं वो तो अलग अंत में जाके वो माइक्रोप्लास्टिक बन के दिखता है, वो दिखता भी नहीं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है। और अनेक स्टडीज हो चुके हैं कि कितना इंपैक्ट, जो मैं आपको कह रहा था, एक आमूनन एक तौर पे 20 किलो प्लास्टिक एक इंसान खा रहा है आज की तारीख में। तो एक बहुत ही सीरियस इश्यू है। हाँ, ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए और एनफोर्समेंट होने चाहिए, लेकिन हम हमेशा अगर लॉबीज के बारे में बात करें तो बच्चों के स्वास्थ्य के लॉबी के बारे में कौन बात करेगा? हमारे जीने के अधिकार के लॉबी के बारे में कौन बात करेगा? आपके प्रॉफिट के अधिकार के बारे में, जैसे पटाखों के बारे में भी होता था कि पटाखों में भी तो बहुत लोग बेरोजगार होंगे, बहुत सारे जो पोल्यूटिंग सेक्टर्स हैं उससे भी तो लोग बेरोजगार होते हैं। लेकिन हमें वो निर्णय लेना पड़ेगा कि समाज के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, पब्लिक इकोलॉजी के लिए अगर हमें स्लो डाउन करना पड़े, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लाना पड़े। आप एक बार बताएं, 30 वर्ष पहले या 40 वर्ष पहले आपके पिताजी या मेरे पिताजी या माताजी क्या प्लास्टिक पे डिपेंडेंट थे? नहीं थे, जीवन चल रहा था। तो हम एक तरफ से अपने आप को कन्वीनियंस ला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कैंसर ला रहे हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में फेलियर्स ला रहे हैं और चैलेंजेस ला रहे हैं, अपने ब्रीदिंग चैलेंजेस ला रहे हैं। तो हमें वो सोचना बहुत आवश्यक है। ये लॉबी, विमलेंदु, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है, बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं। प्रवीण जी, ये सही बात है, लेकिन सवाल जो ये रिपोर्ट उठा रही है वो ये नहीं उठा रही है कि आप प्लास्टिक बैन ना करें, वो ये कह रही है कि जो बड़े बड़े एफएमसीजी ग्रुप हैं उन पर असर इतना नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2-3% पे पड़ेगा। तो ये तो आप लोगों का दायित्व है कि आप सरकार से संपर्क करें और बोलें कि भैया जो बड़े ब्रांड्स हैं उन पर इतनी आप नरमी ना दिखाएं। निधि, इसमें मैं एक बात, इससे आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। मेरे मित्र विमलेंदु ने जो कहा और इन जैसे जितने भी पर्यावरण के कार्यकर्ता हैं, इनका काम केवल समस्या की ओर ध्यान दिलाना है। आज 12-15 सालों में इन्होंने कोई विकल्प क्यों नहीं डेवलप किया? ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डालना चाहते हैं। तो ये केवल आप समस्या बता दें, उसका समाधान नहीं बताएंगे, बड़ी अजीब सी बात करते हैं। जहां तक हमारा सवाल है, आज तक देश की किसी भी राज्य की सरकार ने कभी हमको बुला के पूछा ही नहीं है।
अगर वो हमसे पूछे कि भी इसके क्या विकल्प हो सकते हैं, और मैं विमलेंदु से पूछना चाहता हूँ, एक मिनट निधि, क्या ये आज भी सब्जी लेने के लिए घर से थैला लेकर के जाते हैं क्या? क्या ये प्लास्टिक? चलिए विमलेंदु से जवाब पूछ लेते हैं। विमलेंदु जवाब दे दीजिए। हाँ, तो सबसे पहले तो हाँ, मैं थैला लेके जाता हूं। और पिछले 25, बाय द वे आपको ये बात जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि ये बैन 25 बार पहले भी लग चुका है, 25 राज्यों में भी लग चुका है। इसको आपने क्रियान्वित नहीं किया। आप किसके बारे में, मैंने तो आपसे सीधा पूछा था कि आपके परिवार में अगर हर एक इंसान के पेट में 20 किलो प्लास्टिक है, वो आपको अच्छा लग रहा है क्या? आपके व्यवसाय के का अधिकार कुछ और, आप साफ सुथरा व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते हैं? हम एक पूरे के बारे में बात कर रहे हैं। खंडेलवाल जी आराम से, क्या बात करते हैं विमलेंदु जी आप? मैं एक प्लास्टिक के लिए जो मेरे हाथ में नहीं है, आप ब्रांड वाली कंपनी को नहीं कहेंगे। मैं 10 लोगों को रोजगार देता हूं तो उनका रोजगार खत्म कर दूं। खंडेलवाल जी इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। हम समाज के पक्ष की बात कर रहे हैं। हम सब यहाँ पर बैठ के समाज के पक्ष की बात कर रहे हैं। ये मेरा पक्ष है, आपका पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक बैन हो, हम समाज में भी हमें बदलाव लाना है, लेकिन हर स्तर पे बदलाव की बात है। हम तो बात ही कर रहे हैं भाई किस तरह से 12 दिनों में किस किस पर बैन लगा है। सबसे ज्यादा जो हमारे छोटे MSMEs हैं उन पे लगा है। एक उन पर उनको विकल्प की जरूरत देनी चाहिए थी। स्वाति कुछ कहना चाह रही थी। स्वाति, ये बहुत जरूरत, एक अहम बात है, क्योंकि जो एक पहले ही हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस है, रोजगार की क्राइसिस है, एक बड़ा तबका इस पे लगा हुआ है। लेकिन कैसे जो बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि उनकी भी, इंडस्ट्री की भी हमें जरूरत है। हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बड़े बड़े उद्योग समाप्त हो जाएं, लेकिन वो कैसे विकल्प ला सकते हैं, वो कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो बताइए। जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि ये विकास और पर्यावरण के बीच की भिड़ंत नहीं है। विकास की भी जरूरत है और पर्यावरण की भी जरूरत है, क्योंकि पर्यावरण यदि आगे हमारा टिकाऊ नहीं होगा तो हमारा विकास भी खत्म हो जाएगा, और विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो ये जो द्वंद्व है वो एक गलत द्वंद्व है, और ये पैदा किया गया एक द्वंद्व है। ये बिल्कुल भी एक नैसर्गिक द्वंद्व नहीं है। विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। विकल्पों की बात है, एक रिटेल सिस्टम की ऐसी जरूरत है जहां पर यूज एंड थ्रो ना हो, रिफिलिंग स्टेशंस की जरूरत है। बड़े FMCGs के पास बड़े पैसे हैं, वो रिसर्च करें कि वो रीफिलिंग कैसे कर सकते हैं, रीयूज कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें केवल एक सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन इन FMCGs की भी एक जिम्मेदारी है। उनको EPR के तहत 3 साल तक स्टैगर करने की एक मौका मिला है कि वो अपने सिंगल यूज प्लास्टिक्स को 3 सालों के अंदर वो खत्म करे। लेकिन वही एक रियायत जो है वो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स या फिर छोटे दुकान वालों के पास नहीं है। तो फिर हम आश्चर्यजनक क्यों है कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, जबकि 25 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। शायद हम गलत जगह में श्रम डाल रहे हैं और गलत लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं। एक तो ये समझने की बात है, और दूसरा फाइनल मुझे कहना है, प्रदूषण प्लास्टिक के केवल एक लिटरिंग इशू नहीं है, वो सिर्फ गंदगी फैलाने वाली बात नहीं है। जहां पर तेल को निकाला जाता है, वहां से हमारे भारत के किनारों पर लाया जाता है, वहां पर रिफाइनिंग होती है, पेट्रोकेमिकल्स की प्रोडक्शन होती है, वहां से प्रदूषण शुरू होती है। तो अगर हम ये समझते हैं कि केवल प्लास्टिक के फेंकने से वो मसला है, तो वो मसला नहीं है। प्रदूषण हो, हेल्थ हो, जो कुछ भी हो प्लास्टिक का, उसका शुरुआत प्लास्टिक के वो पन्नी से नहीं, उसका शुरुआत तेल के निकालने से है। और हमारे यहाँ जब कोस्टल इंडिया में आता है और यहाँ पर रिफाइनिंग और पॉलीमर्स की प्रोडक्शन हो रही है, वहां पर होती है। इस पे सरकार की नीति पर गौर करें तो हमें देखना पड़ेगा कि सरकार का इरादा भी है कि पेट्रोकेमिकल हब भारत बने। तो वो एक मसला है, वो हमारे अपनी जिंदगी के लिए मसला है और आने वाली पीढ़ी के लिए बिल्कुल। लेकिन वही विमलेंदु, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि जो बड़े जो FMCG है उन पर किस तरह से सरकार उनको कह सकती है, उनको समझा सकती है कि भैया आप भी थोड़ा सा एक ऑल्टरनेट विकल्प के तौर पर दें। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जब से ये बैन लागू हुआ है तब से जो हमारे ऑफिस के बाहर कुछ दुकानें जो चाय देती हैं, तो पहले जो कप्स थे उसमें जो प्लास्टिक की कोटिंग थी, अब
उन्होंने कागज के बिल्कुल कर दिए हैं, और वो चाय महंगी हो गई है, पहले वो 12 रुपए की थी, वो 15 रुपए की हो गई है, लेकिन ये आत्मसात सबको करने की जरूरत है। एक तो फोर्सफुली दिल्ली के शहर में तो लागू हो रहा है, लेकिन हमारे दूर दराज के इलाकों में, और जिस तरह से आपने कैंसर की बात की, वाकई में बहुत पीड़ा होती है। लेकिन जो हमारे बड़े ब्रांड्स हैं वो आहत भी ना हो, लेकिन वो अपना योगदान दें, वो कैसे हो सकता है? देखिए दीदी, उनको आहत ना देने की बात नहीं है। जैसे कि अभी स्वाति ने कुछ लोगों का नाम लिया और आपने उनको नाम लेने से मना कर जी। गलती वही है कि हम शेम क्यों नहीं कर सकते हैं जो कि हमारे पूरे पर्यावरण में इतना ज्यादा प्रदूषण करते हैं, जो ये कंपनीज हैं, चाहे वो पेप्सी हो या कोला हो या लेज हो या कोई हो। अगर वो गलत कर रहे हैं, अगर वो 1.5 लाख 3.5 मिलियन टन प्लास्टिक पैदा करते हैं, 1.5 लाख मिलियन टन, मतलब अथाह प्लास्टिक अगर हमारे देश में है तो उन कॉरपोरेशंस के कारण है, तो उनके ऊपर पाबंदी सबसे पहले लगनी चाहिए। और ये ईपीआर के बारे में जो सरकार कह रही है कि 3 साल बाद, ईपीआर की कवायद पिछले 5 वर्षों से चल रही है। तो ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सबसे पहला जो हम वार करते हैं, चाहे वो पराली जलाने के बारे में हो या बहुत सारी चीजों के ऊपर हो, कि हम एक गरीब तबके के ऊपर करते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स के ऊपर करते हैं। वो सिस्टेमिक इंस्टीट्यूशनल जो क्राइम है प्लास्टिक का, जो स्वाति भी बात कर रही थी, जो खंडेलवाल जी भी जो बात कर रहे थे, कि जो एक्चुअल सोर्स है और जिससे लोग प्रॉफिटियर करते हैं। तो क्योंकि सड़क पे जो आपका चाय वाला है वो शायद 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे कमाता होगा, लेकिन वो जो बड़ी कंपनियां हैं जिनका नाम हम शायद नहीं लेना चाहते हैं, वो कंपनी सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, और बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिजनेस। जब हम कहते हैं कि अगर इकोनॉमी स्ट्रेंथन तब होती है जब इकोनॉमी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेशन बिल्कुल। देखिए, नाम, ब्रांड का नाम मैंने इसलिए लेने के लिए मना करा क्योंकि 70% उनकी तरफ से योगदान है, तो या तो 70 का नाम लेना चाहिए, सभी का नाम ले, या तो फिर सभी का नाम ले। बिल्कुल, अपने आप में खंडेलवाल जी, क्योंकि जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो सबसे निचला तबका है उस पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है इसकी, जो बड़े बड़े घराने उन पर नहीं पड़ रही है। क्या आप लोग सरकार से दरख्वास्त करेंगे, बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अगर वाकई में प्लास्टिक पे रोकथाम करनी है तो जो ये बड़े ब्रांड्स हैं उन पर कुछ कहिए, उन पर सख्ती करिए? निधि जी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। हाँ। सरकार से बिल्कुल हमने लगातार कहा है, लेकिन मैं इससे बढ़कर के एक बात और कहना चाहता हूँ। विमलेंदु जी भी यहाँ पर मौजूद है, स्वाति भी यहाँ मौजूद है। हमारी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल, हम देश के व्यापारियों की ओर से आपके कार्यक्रम में इस बात की पहल करते हैं। सरकार जब करेगी, पर्यावरण के लोग, व्यापारी, कुछ इंडस्ट्री के लोग, स्वाति जैसे लोग, क्यों ना हम मिलकर के एक नई पहल करें, और अगर हम उस स्तर पर उसके विकल्पों के विषय में सोचें। खाली अकेला व्यापारी नहीं कर सकता, अकेला पर्यावरण वाला नहीं कर सकता, अकेला कोई नहीं कर सकता। सरकार जब करेगी, क्यों ना हम सब मिलकर के इस प्रयास को शुरू करें। यह आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने सब दोनों मित्रों को दावत देना चाहता हूं। चलिए, ये तो वाकई में अच्छी बात है, और यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जो आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसी समस्या है, जितना इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका प्रयोग कम कर सकें उतना अच्छा होगा, और देखना होगा कि सरकार वाकई में इसके बारे में गंभीरता से कदम कब उठाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम कुछ अन्य खबरों के साथ, और आज CBSE 12वीं के रिजल्ट्स भी आए हैं, कुछ टॉपर से बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आशिका से भी आपको बात करवाते हैं। आशिका यादव है, और आशिका आपको बता दें, ये हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। आशिका, आपके इतने बढ़िया नंबर आए, हिस्ट्री में आपने 100 में से 100 हासिल किए हैं, गजब है। जी, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मुझे अभी भी लग रहा है कि कोई जेईई मेंस का टॉपर होगा जिसके 100% आए होंगे, जिसके मेरे से ज्यादा होंगे, और फिर पता चलेगा कि सिटी टॉपर मैं नहीं हूँ। आशिका, आपने तो पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश में 99 और साइकोलॉजी में तो 100%, 100 नंबर आपके आए हैं। ये बहुत ही अच्छे नंबर हैं आपके। तो मुझे हिस्ट्री और साइकोलॉजी दोनों बहुत पसंद थे पहले से ही। मेरे विषय जो कमजोर थे वो मैथ्स थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया था 10th के बाद। तो हिस्ट्री में मेरे हिसाब से 100 लाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी, वो सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत
फेवरेट, सबसे अच्छा और सबसे संजीदा और सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैं इसको समझती थी, और मेरे हमेशा से हिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। क्लास 10 में भी मेरे हिस्ट्री में 100 आए थे। बिल्कुल, टॉपर से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी तैयारी कैसे थी, आपने फोकस कैसे बनाया, क्योंकि कई के मन में पढ़ाई में मन लगाना ही मुश्किल होता है। जी, मुझे जो सब्जेक्ट्स मैंने लिए थे मुझे उनमें पहले से ही बहुत रुचि थी, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे इतना पढ़ के इतने नंबर ले आने। मुझे ये सब्जेक्ट जेन्युइनली बहुत ज़्यादा पसंद थे, और उसके बाद ये था कि रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। और मैं ये कहूँगी कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, तो इससे काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो मेरे हिसाब से वो मेरे काफ़ी काम आया कि मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और ऐसे मेरे कोई अकाउंट नहीं है। बिल्कुल, सोशल मीडिया से आपने परहेज किया। आपका आगे के लिए क्या प्लान है, कौन सी स्ट्रीम चुनेंगे आप? जी, मैं भारत के संविधान को हमेशा से पसंद करती थी, और शायद मैं जुडिशरी का हिस्सा बनूं या फिर मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर बनूंगी। अभी मैंने इसको पूरा तरह से विचार नहीं किया है। बोर्ड से पहले छात्रों के मन में भविष्य को लेकर कई सवाल होते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे आप आगे चलकर, कि कई बच्चे मन में डर उनको रहता है? जी, मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको डर लगता है तो डर ही सही, बट ये है कि आप वो लीजिए, वो विषय चुनिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है। अगर अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप मैथ्स छोड़ सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपकी मैथ्स खराब है तो आपको कुछ आता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी मानसिकता रहती है कि हमारे यहाँ की अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा नहीं है तो वो पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं सकता कभी। अगर आप वो विषय जो करेंगे जिसमें आपको जो पसंद है आपको, तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग अपने माँ बाप की बात या फिर अपने पड़ोसियों की बात सुनकर वो विषय ले लेते हैं जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं है, और फिर वो अच्छा भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अपने जो है क्या कहते हैं डिसीजंस खुद लेने होंगे, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, और आप ही को आगे सब ये सब 5 साल पढ़ना है या फिर आगे पढ़ना है, 2 साल पढ़ना है, चाहे जितना पढ़ना है आपको, तो आपको वो लेना है जो आपको पसंद है। नहीं तो आप अपने आप ही अच्छा कर पाएंगे इससे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभिनेता सलमान खान ने खुद की सुरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस की अर्जी दी है। सूत्रों का कहना है कि वो मुंबई पुलिस मुख्यालय में आज उसी के लिए जरूरी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आए थे। इसी साल जून के तीसरे हफ्ते में सलमान खान के पिता और लेखक सलीम खान को धमकी भरा खत मिला था। खत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम लिखा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। अभिनेता सलमान खान आज मुंबई पुलिस मुख्यालय गए थे। वहां पर वो नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर से मिले। पुलिस की तरफ से बताया गया कि ये कर्सी मीट थी, यानी कि सदीक्षा भेंट थी, लेकिन पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभिनेता सलमान खान ने अपनी सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की अर्जी दी है, और उसी के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, जिसके लिए वो मुंबई पुलिस आयुक्त मुख्यालय में आए थे। दरअसल जून महीने के पहले सप्ताह में सलमान खान के पिता सलीम खान को एक पत्र मिला था, जिस पर कि धमकी भरा पत्र था, और उस पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नाम लिखा हुआ था। और लिखा गया था कि उसके पहले ही मई महीने में जो पंजाब में कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, सलमान का अंजाम भी यही होगा। पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उसी के बाद सलमान खान ने हथियार के लाइसेंस के लिए अर्जी दी, जिसकी प्रक्रिया और प्रोसेस चल रही थी। अब उसका जो आखिरी भाग है, लाइसेंस देने के पहले फिजिकल वेरिफिकेशन होना जरूरी है। उसी के तहत आज अभिनेता सलमान खान पुलिस मुख्यालय आए थे। लाइसेंस अथॉरिटी जो है उसके सामने वो हाजिर हुए और उस प्रक्रिया को पूरा किया गया। यानी अभिनेता सलमान खान, जो पहले से ही साल 2018 में भी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से उन्हें धमकी मिली थी, उन्हें पुलिस सुरक्षा तो प्राप्त ही थी, उनके अपने निजी सुरक्षा गार्ड भी साथ रहते थे, लेकिन अब जबकि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से फिर से जून महीने में धमकी मिली, तो उसके बाद से उन्होंने और भी गंभीरता से लेते हुए अब खुद अपने लिए उन्होंने खुद के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस की अर्जी दी, यानी जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को किसान पुत्र कहते हैं, लेकिन उसी राज्य में करीब एक सदी पुराने कृषि महाविश्वविद्यालय को न सिर्फ शहर से बाहर करने की तैयारी हो रही है, बल्कि छात्रों का आरोप है कि 3000 करोड़ से ज्यादा की इस जमीन को सिटी पार्क, आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के नाम पर निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव भी तैयार हो रहा है, जिसकी कई वर्तमान और पूर्व छात्र संगठनों के अलावा किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की 200 एकड़ जमीन पर सैटेलाइट सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया था, जो प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जहां देश में सीड रिप्लेसमेंट के लिए छात्र छात्राएं बीज तैयार करते हैं। एक रिपोर्ट। दो 280 एकड़ में फैला इंदौर कृषि महाविद्यालय। एक हिस्से में कॉलेज है, दूसरे में शोध सहित दूसरे काम होते हैं। कृषि कॉलेज में लगभग 3000 करोड़ की जमीन है। कृषि कॉलेज की ये खुली जमीन इंदौर के न सिर्फ फेफड़े हैं, बल्कि कुछ सालों में यहाँ के अनुसंधान केंद्र में हजारों क्विंटल ब्रीडर सीड बने हैं, जिससे किसानों को प्रामाणिक बीज मिलते हैं। अब छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ये जमीन छीनना चाहता है, फिलहाल ऑक्सीजोन के नाम पर, लेकिन भविष्य में यहाँ निजी हाथ मॉल, दफ्तर बनाएंगे। इंदौर एक ऐसा हब है एजुकेशन का कि यहाँ पर सब प्रकार के इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। बच्चे यहाँ पे जो भी आते हैं, यहाँ पे कृषि क्षेत्र के सब टॉपर आते हैं अच्छे अच्छे क्षेत्र से। तो अगर इसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा तो एक तरीके से ऐसा बोला जा सकता है कि निमाड़ का कृषि का बैकबोन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो ये तो वही चाह रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे कॉलेज को आप भी देख सकते हो, कॉलेज की कैसी दुर्दशा करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये तो उधर कृषि के कैंपस देखो आप कितने बढ़िया हैं। जिला प्रशासन जो है ये ब्यूरोक्रेट्स के साथ, कारपोरेट के साथ मिलकर यहाँ जो कृषि महाविद्यालय की ज़मीन को हड़पने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, तो इसके विरोध में पूरे हमारे कृषि छात्र हैं, इस क्षेत्र के पूरे किसान हैं, क्योंकि किसानी से जुड़ा हुआ विषय है। यहाँ पर अनुसंधान चलते हैं, नई नई वैरायटियाँ तैयार होती है जो किसानों के लिए उपयोगी है, और इस प्रकार सरकार जो है ये इसको हड़पने का जो प्रयास कर रही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको 1 इंच भी ज़मीन हमारे यहाँ से नहीं दी जाएगी। बिल्डिंग बना देंगे कुछ। कहाँ तो इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में बदलने की योजना थी। ये प्रार्थना है कि विश्वविद्यालय स्थापित करना, ये सबकी भावना यही है ना? जी सर, जी मेरी भावना भी आपके साथ है, इसीलिए लो। कृषि मंत्री ने नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कृषि विद्यालय करने का ऐलान भी किया था। वो अब कह रहे हैं सरकार जो प्रस्ताव लाती है वो सबके हित में होता है, निजी हाथों में जमीन नहीं जाएगी। निजी हाथों में नहीं देंगे, प्रदेश के हित में ही हम काम करेंगे। और दूसरा, मध्य प्रदेश कृषि के विकास के मामले में लगातार हमको 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, लेकिन सरकार जो निर्णय लेती है वो प्रदेश के समुचित देखते हुए प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के लिए निर्णय लेगी। लगभग 90 साल से इंदौर कृषि कॉलेज में ज्वार, चना, सोयाबीन सहित मिट्टी परीक्षण, जल प्रबंधन की कई तकनीकों पर काम और अनुसंधान हो रहा है। छात्र और विपक्ष भी कह रहा है कि कॉलेज से 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश सरकार है वो तानाशाही रवैये से जो ये रिसर्च की जमीन है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि 98 साल पहले यहाँ रिसर्च चालू हुआ था। अंग्रेजों ने अपने समय पे बड़ा रिसर्च करा के ये ज़मीन को चिन्हित किया था और यहाँ पर रिसर्च शुरू किया था। इसकी इतनी बड़ी ताकत थी, यहाँ के रिसर्च का इतना बड़ा नाम था कि गांधी जी स्वयं यहाँ पर आकर और रिसर्च को देख के गए और तारीफ करके गए। आज जो ये सरकार है, ये ज़मीन बड़ी महंगी होने के कारण इस ज़मीन को दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहती है भावनात्मक मुद्दों को लेकर। ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं है, ये अनुसंधान की जगह है। यहाँ से मध्य प्रदेश के किसानों की तकदीर लिखी जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 93,000 स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से। वो तमाम लोग सड़क पे आने वाले हैं। सालों पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक सर अल्बर्ट होवार्ड और यशवंत ने इसी कॉलेज में जैविक अनुसंधान पर कंपोस्ट विधि से जैविक खाद तैयार की थी, जिसे देखने महात्मा गांधी भी आए थे। कृषि में सरकार नवाचार की बात करती है, लेकिन इसके लिए अनुसंधान के लिए जमीन चाहिए, क्योंकि चावल, गेहूं, फल, फूल टेस्ट ट्यूब में तैयार नहीं हो सकते। उसके लिए मिट्टी ही चाहिए, मॉल नहीं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और बहुत सारे मंत्री खुद को किसान, किसान पुत्र वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक कृषि कॉलेज की कई एकड़ की भूमि परोक्ष रूप से निजी हाथों में देने की तैयारी है और इस पर सब मौन हैं। इंदौर से समीर खान और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।